हेलो दोस्तों, आर डी कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम 11th क्लास के कुछ महत्वपूर्ण वन लीनियर क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे कि किस प्रकार से किया जाता है तथा उनमें से क्या क्या एग्ज़ाम में आता है। हमारे सामने फर्स्ट क्वेश्चन है, नेफ्थलीन में पाई आबंधों की संख्या है। नेफ्थलीन में पाई आबंधों की संख्या, तो हम बोल सकते हैं कि नेफ्थलीन में पाई आबंधों की संख्या कितनी है? 5 है। अब हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम नेफ्थलीन का अणुसूत्र देखेंगे। नेफ्थलीन का अणुसूत्र कितना होता है? C10H8 है। अब हम इसकी स्ट्रक्चर की बात करते हैं। इसमें 2 बेंजीन रिंग साथ में आ जाती है, जिसमें से डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड और इसी के सामने फिर 2 डबल बॉन्ड। अब इसमें हम पाई इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं। सबसे पहले इसमें 1 पाई इलेक्ट्रॉन, 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 3 पाई इलेक्ट्रॉन, 4 और 5 पाई इलेक्ट्रॉन। तो हम बोल सकते हैं कुल 5 पाई बंध है। जो यह पाई बंध होता है ये कमजोर बंध होता है, तो हम इसे लिख सकते हैं पाई बंध कमजोर बंध होता है, जबकि सिग्मा बंध मजबूत बंध होता है। अब इसी को बेंजीन के अनुसार देखते हैं, क्योंकि ये जो नेफ्थलीन बना है ये बेंजीन की रिंग से बना है, तो इसके लिए हम बेंजीन से शुरुआत करते हैं। इसको बनाने से पहले हम बेंजीन को समझेंगे कि बेंजीन में कितने सिग्मा और कितने पाई। हमारे सामने ये बेंजीन का स्ट्रक्चर है, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड। तो इस हिसाब से यहाँ पे 1 2 3 कितने पाई बॉन्ड हुए? 3 पाई बॉन्ड। तो हम लिख सकते हैं पाई पाई एंड पाई, 1 2 3 3 पाई बॉन्ड। अब हम बेंजीन के ओपन स्ट्रक्चर की बात करेंगे। यहाँ पे हमने कार्बन लिया, सिंगल बॉन्ड, फिर कार्बन लिया, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर कार्बन लिया, फिर यहाँ से कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन, सिंगल बॉन्ड, फिर कार्बन और फिर सिंगल बॉन्ड कार्बन। ये हमारे सामने बेंजीन का स्ट्रक्चर बन गया। अब बेंजीन के स्ट्रक्चर में सबसे पहले यहाँ पे हाइड्रोजन, फिर एक यहाँ पर हाइड्रोजन, फिर एक यहाँ पर हाइड्रोजन, एक यहाँ पर हाइड्रोजन, एक यहाँ पर हाइड्रोजन और एक यहाँ पर हाइड्रोजन। अब हमने यहाँ पे लगाया डबल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। ये कार्बन का ओपन स्ट्रक्चर हो गया। अब हम इनमें सिग्मा बंध की संख्या गिनते हैं। सबसे पहले सिग्मा, फिर यहाँ पे सिग्मा, फिर 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 सिग्मा। अब हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो हमारे पास सिग्मा बंध की संख्या कितनी हो गई? 12 सिग्मा बंध। अब हम बात करते हैं पाई बंध की। हमने देखा है कि जहाँ पे डबल बॉन्ड वहाँ पे एक सिग्मा और एक पाई, तो हम पाई बॉन्ड की संख्या निकालेंगे। तो हमारे पास 1 पाई बॉन्ड,
2 पाई बॉन्ड और 3 पाई बॉन्ड, तो हम लिख सकते हैं कि हमारे पास 3 पाई बॉन्ड। तो इससे क्या निकलता है कि बेंजीन रिंग में 12 सिग्मा और 3 पाई बॉन्ड उपस्थित होते हैं। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि नेपथलीन में पाई अबंधों की संख्या कितनी हुई। तो 1 2 3 4 और 5। अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। हमारा प्रश्न है धनायन तब बनता है जब। अब हम सिंपल भाषा में समझते हैं। अगर इसके आंसर की बात करें कि धनायन धनायन तब बनता है जब, तो धनायन कब बनता है, तो हम बोल सकते हैं कब बनता है, जब परमाणु इलेक्ट्रॉन खोता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि जब परमाणु इलेक्ट्रॉन खोता है, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब हम समझते हैं, क्योंकि हमने लैंग्वेज की भाषा समझ लिया कि धनायन तब बनता है जब परमाणु इलेक्ट्रॉन खोता है। मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं Na। यहाँ से हमने एक इलेक्ट्रॉन निकाला, तो आपके ऊपर सोडियम के ऊपर क्या बना, प्लस सोडियम आयन। उसी प्रकार से अन्य एग्जाम्पल कैल्शियम की बात करते हैं। कैल्शियम से अगर 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, तो कैल्शियम के ऊपर भी क्या आ जाता है, Ca2+, ये एक धनायन। अगर एक और एग्जाम्पल की बात करते हैं, हम लेते हैं पोटेशियम। यहाँ से भी एक इलेक्ट्रॉन हमने निकाल दिया, तो इसके ऊपर क्या लग जाएगा, K+। तो हम बोल सकते हैं कि जब भी परमाणु इलेक्ट्रॉन खोता है तो धनायन बनता है। आई होप 3 एग्जाम्पल के द्वारा तो आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि सोडियम सोडियम आयन में, कैल्शियम कैल्शियम 2+ आयन में और पोटेशियम पोटेशियम आयन में परिवर्तित हो जाता है। अब यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन होता है, अब कैथोड का एक और नाम है, इसको बोलते हैं, कैथोड का नाम है, इलेक्ट्रॉन को कैथोड किरणें कहते हैं। क्या कहते हैं, कैथोड को कैथोड के इलेक्ट्रॉन को कैथोड किरणें भी कहते हैं। और सबसे पहले इलेक्ट्रॉन की खोज के लिए हमें आया तो थॉमसन इलेक्ट्रॉन के लिए। अगर थॉमसन की बात करें हम, तो थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन के लिए E/m का मान 1.76 × 10⁻18 C/g निर्धारित किया। किसने किया था, तो थॉमसन ने किया था, निर्धारित किया था। तो हम बोल सकते धनायन तब बनता है जब परमाणु इलेक्ट्रॉन खोता है। अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। पिछले क्वेश्चन में हमने बात की थी धनायन कब बनता है, अब हम बात करते हैं ऋणायन कब बनता है। तो अगर एग्जैक्ट इसके सही उत्तर की बात करें तो होगा, क्योंकि धनायन क्या करता, इलेक्ट्रॉन खो रहा था, तो वैसे ही इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। क्या होगा कि परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। आगे समझिए कि ऋणायन तब बनता है जब परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। यहाँ पे भी हम कुछ एग्जांपल्स लेंगे, जैसे आपका क्लोरीन प्लस, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, तो इसके ऊपर Cl-1 हो जाएगा, यानी कि Cl ऋणायन हो जाएगा। उसी प्रकार से अगर अन्य एग्जाम्पल की बात करें तो जो ऑक्सीजन है, अगर 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है तो ये O2 नेगेटिव आयन हो जाएगा। तो अगर नॉर्मल भाषा में इसके बारे में अगर हमको डेफिनेशन बनानी हो तो हम बोलेंगे परमाणु जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो उस पर इलेक्ट्रॉन को
उस पर इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन से अधिक हो जाती है जिसके कारण यह ऋणावेशित हो जाता है। अब आपको अच्छे समझ में आ गया कि ऋणायन कब बनता है। तो ऋणायन तब बनता है जब परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। हमने एक एग्जाम्पल लिया, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पर क्लोरीन आयन देता है। वैसे ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पर ऑक्सीजन 2 आयन देता है, 2 ऋण आयन देता है। अब अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बंधुता का पूछे कि सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता किसकी होती है, क्योंकि इसी से अन्य क्वेश्चन भी बन सकते हैं। अगर आपसे पूछा सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता किसकी होती है, तो हम बोल सकते हैं सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता क्लोरीन की होती है। किसकी होती है? क्लोरीन की होती है। और अगर इसमें प्रोटॉन, क्योंकि हमने यहाँ पे यूज़ किया है कि प्रोटॉन, तो जो प्रोटॉन है, प्रोटॉन नाम रदरफोर्ड ने दिया था। रदरफोर्ड ने सन 1919 में दिया था। इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन है कि आधुनिक जो परमाणु सिद्धांत था, हम बोल सकते हैं आधुनिक परमाणु सिद्धांत का जन्मदाता जॉन डाल्टन को माना जाता है। जॉन डाल्टन को माना जाता है। बस यही कि इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे ज़्यादा किसकी होती है, तो क्लोरीन की होती है। और प्रोटॉन नाम रदरफोर्ड ने 1919 में दिया था। और आधुनिक परमाणु सिद्धांत का जन्मदाता जॉन डाल्टन को माना जाता है। अब अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है, सोडियम कार्बोनेट आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है। हमारा ठीक है, सोडियम कार्बोनेट आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है। तो सभी जानते हैं कि सोडियम कार्बोनेट का प्रचलित नाम क्या है, धोने का सोडा। क्या बोलेंगे? धोने का सोडा। और इसी का एक और नाम है जिसे हम बोलते हैं वाशिंग सोडा। अगर इसके फॉर्मूले की बात करें तो इसका सूत्र है Na2CO3.10H2O। ठीक है, मतलब सोडियम कार्बोनेट 10H2O, क्योंकि ये जलीय विलयन है। वैसे ही ये किस से बनाया जाता है, या इसमें सोडियम के और कौन कौन से प्रोडक्ट कंपाउंड होते हैं, तो हम बात करते हैं कास्टिक सोडा। इसमें अन्य भी प्रोडक्ट्स के हुए, जैसे कास्टिक सोडा जिसे हम NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड भी बोलते हैं। दूसरा आता है आपका बेकिंग सोडा, जिसका होता है NaHCO3 यानी कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट। और लास्ट होता है आपका कास्टिक पोटाश, जिसमें सोडियम की जगह आपका क्या लग जाता है, पोटेशियम KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ये कार्बोनेट के अन्य रूप होते हैं। यहाँ पर अगला प्रश्न है, सोडियम क्लोराइड में क्या होता है। तो सोडियम क्लोराइड Na+Cl- से मिलकर बना होता है, जो एक नॉर्मल रिएक्शन है। सब जानते हैं, इसके बारे में हम ज़्यादा डीप में स्टडी नहीं करेंगे। अब हम लेते हैं अगला प्रश्न, छठा क्वेश्चन।
अब हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें विद्युत संयोजन एवं सहसंयोजन बंद होते हैं। तो हमारे पास इसमें इसके हिसाब से तो बहुत सारा, लेकिन नॉर्मली हम NaOH के बारे में स्टडी करते हैं। NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। अगर इसमें विद्युत संयोजन एवं सहसंयोजन बंद दोनों होते हैं। मान लीजिए NaOH में विद्युत संयोजन एवं सहसंयोजन दोनों बंधन उपस्थित होते हैं। ठीक है, हम जानते हैं कि NaOH में विद्युत संयोजन और सहसंयोजन दोनों बंध उपस्थित होते हैं। इसको एक एग्जांपल के साथ समझ सकते हैं। सोडियम और यहाँ पे ऑक्सीजन के पास कितने रहते हैं। अब यहाँ पे अगर सोडियम की बात करें तो सोडियम के पास एक ही रहता है। ठीक है, अब ऑक्सीजन पर 1 2 3 4 5 और 6 और हाइड्रोजन पर रहता है 1। तो अगर ये यहाँ से इधर आया x मान लो, तो यहाँ पर जो था ये दोनों एक दूसरे से क्या कर लेंगे, बॉन्डिंग बना लेते हैं। ठीक है, ये इसका कॉम्बिनेशन होता है। और जो विद्युत संयोजन सहसंयोजन बंध और किस किस प्रकार के में पाए जाते हैं, हम इसके कुछ और एग्जांपल देखते हैं। विद्युत संयोजन बंध, आयनिक बंध और सहसंयोजक बंध। आयनिक एवं सहसंयोजक बंध और किस किस में पाए जाते हैं। तो ये पाए जाते हैं NaNO3 में, दूसरा CaCO3 में, तीसरा KNO2 में, चौथा KCN में, पांचवा NH4Cl में और इसका लास्ट है BeCN6। और भी बहुत सारे एग्जांपल होते हैं, लेकिन हम यहाँ पे लगभग इन्हीं की बात करेंगे। NaNO3 जिसे हम सामान्य भाषा में सोडियम नाइट्रेट कहते हैं। इसकी बात करें तो इसे बोलेंगे कैल्शियम कार्बोनेट। अब हम बात करते हैं इसकी पोटेशियम नाइट्रेट। फिर हम बात करेंगे पोटेशियम, क्या होगा, पोटेशियम साइनाइड। और अगला होगा आपका अमोनियम क्लोराइड। और अगर इसकी बात करें इसको क्या बोलेंगे, बेरियम और बेरियम साइनाइड। इसके बारे में और भी बहुत सारे महत्वपूर्ण तथ्य होते हैं जिससे हमें सहसंयोजक बंध और उप सहसंयोजक बंध के बारे में पता चलता है। और बहुत सारे जो सहसंयोजक बंध के साथ हमें उप सहसंयोजक बंध भी प्रदर्शित करते हैं। जैसे NH4 हो गया आपका, NH4Cl अमोनियम क्लोराइड हो गया, या फिर NH4NO3 हो गया, इसको बोलेंगे अमोनियम नाइट्रेट, जो कि सहसंयोजक बंध, उप सहसंयोजक बंध और आयनिक बंध तीनों प्रकार के बंध प्रदर्शित करते हैं। आज के लिए इतना काफ़ी है। इससे आगे वाले प्रश्नों की यानी कि क्वेश्चन नंबर 7 से हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अगर लेक्चर अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।